एवरीवन, वेलकम। मैं साइमा खान हाजिर हूँ आपका पसंदीदा शो सिनेमा की दुनिया लेकर, जहां हम हर हफ्ते आपको सिनेमा जगत की अपडेट्स बताते हैं और साथ ही साथ फिल्मी सितारों की जिंदगी और उनके करियर से भी आपको रूबरू कराते हैं। आज के प्रोग्राम में भी आपके लिए बहुत कुछ खास है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में डिस्को किंग के नाम से पहचान बनाने वाले दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजे जाएंगे। जब ये घोषणा केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने की, तो उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मिथुन दा, जिन्होंने संघर्ष के बाद सफलता की एक नई इबारत लिखी है, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए उनका सफर एक प्रेरणा की तरह से है। मिथुन दा, जिन्होंने 80 के दशक में चाहे उनका डांस हो और चाहे उनकी डायलॉग डिलीवरी, उन्होंने सिनेमा का पूरा चेहरा ही बदल कर रख दिया। वहीं सिनेमा के इस प्रतिष्ठित सम्मान को हासिल करने के बाद वो बेहद खुश नजर आए और उन्होंने इस सम्मान को अपने फैंस को समर्पित किया है। डिस्को किंग के नाम से मशहूर दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती भारत के सबसे बड़े फिल्म पुरस्कार से सम्मानित होंगे। ये खबर उनके प्रशंसकों के लिए किसी जश्न के संदेश जैसी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने इस फैसले की जानकारी देते हुए मिथुन दा की कला और उनकी शख्सियत की दिल खोल कर तारीफ की। उन्होंने मिथुन दा के संघर्ष से सफलता के सफर को नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बताया। It's a matter of great honor that Mithun Da is being awarded with Dada Saheb Phalke Award. His entire life is a story of struggles and achievement. His contribution to Indian cinema as well as his contribution to public life is immense. I congratulate Mithun Da. प्रतिष्ठित सम्मान के लिए चुने जाने की खबर से खुद मिथुन चक्रवर्ती भी बेहद खुश दिखाई दिए। उन्होंने इस पुरस्कार के लिए आभार जताया। सर, मैं सच बोलूं कि मेरे पास कोई भाषा ही नहीं है। ना मैं हंस सकता हूं, ना मैं खुशी से रो सकता हूं। इतनी बड़ी चीज़ है, कैसे जहां से मैं आ रहा हूं कोलकाता के एक ऐसे एक ब्लाइंड लेन से फुटपाथ से लड़के इधर आया हूं। उस लड़के को इतना बड़ा सम्मान मैं सोच भी नहीं सकता। लिटरली मैं बागरूद हो गया। बस इतना बोल सकता हूँ, ये मैं डेडिकेट कर रहा हूँ मैं अपने फैमिली को और मेरे फैंस पूरे विश्व में जहाँ भी हैं उन सभी को। मिथुन दा के जीवन और फिल्मी सफर की बात करें तो 1950 में कोलकाता में जन्मे मिथुन दा ने बिना किसी गॉडफादर के फिल्म जगत में अपनी अलग पहचान बनाई। अपने करियर की पहली ही फिल्म 1976 की मृग्या में उन्हें अभिनय के लिए बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला, जिसके बाद 1982 में रिलीज हुई उनकी फिल्म डिस्को डांसर ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। उस वक्त इस फिल्म ने 100 करोड़ का कारोबार किया, जिसके बाद वो सुपरस्टार बन गए और उन्हें डिस्को किंग का खिताब मिला। उन्होंने हमसे बढ़कर कौन, सुरक्षा, अग्निपथ, फूल और अंगारे, प्रेम प्रतिज्ञा से लेकर नए दौर की हाउसफुल, कश्मीर फाइल्स तक अपने अभिनय से सभी को प्रभावित किया। हमारे लोग मर रहे हैं सर। कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। मिथुन दा ने 5 दशक के अपने लंबे करियर में 350 से भी ज्यादा फिल्में की, जिनमें हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी फिल्में शामिल हैं। चोरी चोरी तेरा चुराए। मिथुन चक्रवर्ती भले ही खुद को ब्लैक कोबरा कहने में गर्व महसूस करते हों, लेकिन वो हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे रहे हैं। कला के क्षेत्र में उनके इसी योगदान के लिए उन्हें कई बड़े सम्मान मिल चुके हैं। पद्म भूषण श्री मिथुन चक्रवर्ती, कला, फिल्म, अभिनय। इसी साल उन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा जा चुका है।
दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए दूरदर्शन परिवार की ओर से मिथुन दा को ढेरों बधाई। साइमा खान की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। 5 बार की ऑस्कर विजेता इटालियन फिल्म सिनेमा पैराडाइसो को महान फिल्मों में से एक माना जाता है। इस फिल्म को विश्व सिनेमा क्लासिक का दर्जा हासिल है। 1988 की इस फिल्म के प्रिंट को एक बार फिर से बहाल करके दर्शकों के सामने पेश किया गया और ये काम किया फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन और इटालियन कल्चरल इंस्टीट्यूट के सौजन्य से, जहां इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग मुंबई और दिल्ली में भी रखी गई। और इस मौके पर इस फिल्म के निर्माता, ऑस्कर विजेता भी वहां पर मौजूद रहे, जहां उन्होंने इस फिल्म के निर्माण से लेकर इस फिल्म के ऑस्कर तक पहुंचने के सफर को दर्शकों के सामने बहुत ही विस्तार से रखा। वहीं कालजयी यानी कि क्लासिकल फिल्मों को रिस्टोर करने में लगी फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन के संस्थापक निदेशक शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर से भी हमने खास बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं। दिल्ली वासियों को फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन और इटालियन कल्चर सेंटर के सौजन्य से सोमवार रात इंडिया हैबिटेट सेंटर के स्टीन ऑडिटोरियम में विश्व सिनेमा की सबसे खूबसूरत, कलात्मक और लोकप्रिय फिल्मों में से एक ऑस्कर विजेता फिल्म सिनेमा पैराडाइसो के पुनर्स्थापित संस्करण को बड़े पर्दे पर देखने का अवसर मिला। सिनेमा पैराडाइसो एक युवा लड़के की फिल्मों के साथ आजीवन प्रेम की सुंदर और आकर्षक कहानी है। जब प्रोजेक्शनिस्ट अल्फ्रेडो फिल्म निर्माण के रहस्यों को उजागर करने के लिए सहमत होता है, तो उनमें एक गहरी दोस्ती पैदा होती है। एक छोटे से सिसिली शहर में सेट ये फिल्म एक युवा लड़के और एक बूढ़े प्रोजेक्शनिस्ट के बीच दोस्ती पर केंद्रित है। फिल्म के मुख्य पात्रों में सिनेमा पैराडाइसो नामक सिनेमा हॉल शामिल है। जहां एक युवा लड़का टोटो और फिल्म प्रोजेक्शनिस्ट अल्फ्रेडो जीवन भर के लिए एक बंधन बनाते हैं। इस रिश्ते को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है और महसूस किया जा सकता है। प्रोजेक्शन रूम के अंदर आग लगने की दुर्घटना के बाद अल्फ्रेडो अंधे हो जाते हैं, जिसके बाद लड़के को प्रोजेक्शनिस्ट बनना पड़ता है। अल्फ्रेडो चाहते हैं कि टोटो जीवन में अच्छा करे। इन दृश्यों ने सिनेमा की ताकत और लोगों को हंसाने, ताली बजाने, सीटी बजाने, आनंद लेने, रुलाने, आंसू पोंछने की उसकी क्षमता का एहसास कराया। ऐसे अनगिनत खूबसूरत दृश्य थे जहां एक माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराते हुए खुश होती है, एक आदमी जो फिल्म देखते हुए मर जाता है और उसके बाद अगले दृश्य में उसकी कुर्सी पर फूलों का गुलदस्ता रखा जाता है, जो ये दर्शाता है कि उस समाज में हॉल की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस मौके पर ऑस्कर विजेता फिल्म निर्माता ग्यूसेप टोरेंटोर और फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन के निदेशक शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर ने सिनेमा पैराडाइसो की विशेष स्क्रीनिंग से पहले फिल्म के निर्माण और इसके ऑस्कर तक के सफर की कहानी बताई।
इस मौके पर भारतीय फिल्म जगत और उद्योग की भूमिका और अपनी मौलिकता खोने के कगार पर पहुंच चुकी और जीर्ण शीर्ण हालत में पहुंच चुकी कई कालजयी फिल्मों को पुनर्जीवित करने के लिए फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे चुनौतीपूर्ण कार्यों और उनके योगदान की भी सराहना की गई। It's very special experience because it's very unusual after almost 40 years from when I realized the movie to come around the world up today to introduce the movie, to assist to wonderful screenings with the audience is very unusual and is the special life of Cinema Paradiso. And in this case, I'm truly happy to be here for my first time in India. And I'm grateful to everybody give me the opportunity to come here. After so many years, you are seeing a big crowd for this movie. How's your feeling? My feeling is enthusiastic and surprising because as I told before, it's not so usual. The audience, after many years, comes to a movie theater to see a movie like this, laughing with an extraordinary energy, a participation, a passion. It's really a great experience. And I was 2 days ago in Mumbai for a screening with more than 1,000 of people, and now the movie theater is full of young people. It's fantastic. It's fantastic. It's one of that miracle that only in movie business is possible to have. Thank you so much. Thank you. Well, it's a joy to see all this happening. It's a joy because, as you can see, there's a lot of young crowd, and that says a very specific things, that there are stories, films, books that are beyond time, and they are cross-generational. So the Italian Cultural Center in Delhi, as soon as came to know that the Italian Cultural Center in Mumbai, together with the Indian Heritage Foundation, was organizing this screening, we immediately asked them to collaborate to bring Giuseppe Tornatore and the screening to Delhi. We knew that there was a huge crowd waiting for this screening. One thing that has to be said is that this kind of screening are very rare. It's a restored copy. That means that normally you won't be able to rewatch the quality of this screening. Well, it's exactly this, taking care, caring about our heritage is making sure that future generation can share, can enjoy what we had the pleasure of experiencing firsthand when it happened. And caring about these, especially film and the vulnerable qualities of we have to realize that these films were shot in films, not in digital. It means really caring for the future, caring for humanity, and looking after humanity. सिनेमाई इतिहास को संरक्षित करना कोई आसान काम नहीं है। फिल्म संरक्षण में हैंडलिंग, प्रतिरूपण, भंडारण और भी बहुत कुछ मायने रखता है। फिल्म आर्काइविस्ट या फिर रेस्टोरर फिल्म को संरक्षित करता है और इसे मूल रूप में दर्शकों के सामने प्रस्तुत करता है। 1980 के दशक तक संग्रह के खो जाने का डर था। उस समय तक जो एक समाधान था वो किसी सही जगह पर उसे डुप्लीकेट करना था, लेकिन अब दौर बदल चुका है और अब ज़्यादा बेहतर तरीके से मूल रूप में फिल्में संरक्षित हो सकती हैं। हमारे साथ मशहूर फिल्म डायरेक्टर और फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन के संस्थापक शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर डीडी न्यूज़ में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक हमारे बीच में एक ऐसे ऐतिहासिक फिल्म मेकर
निर्देशक जिन्होंने सिनेमा पैरादीसो जो 1988 में बनाई थी, जो 1988 में ऑस्कर भी उनको प्राप्त हुआ था, और वो मेरे ख्याल से विश्व की सबसे यूनिवर्सली लव्ड फिल्म है, क्योंकि वो एक बच्चे के ऊपर है और वो एक बच्चा का जो रिलेशनशिप होता है एक फिल्म प्रोजेक्शनिस्ट के दौर। हम लोग सब फिल्म देखने जाते हैं और ये ध्यान ही नहीं देते कि कौन प्रोजेक्ट कर रहा है। सर 1988 में बनी फिल्म है, लेकिन जिस रूप में आज ये प्रस्तुत हुई है, हम देख रहे हैं जितनी बड़ी संख्या में दर्शक यहाँ मौजूद हैं कि ऑडिटोरियम फुल हो गया है, उसके बावजूद बाहर जिस तरह से भीड़ है, कैसे देखते हैं आप इसको? आज हम रिस्टोर्ड वर्जन देख रहे हैं 4K में, और उसका श्रेय जाता है उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस फिल्म को रिस्टोर किया और हमें आधुनिक टेक्निक मीन्स DCP डिजिटल फॉर्मेट में, क्योंकि ये शूट तो सेलुलॉइड में हुआ था, आज हम डिजिटल फॉर्मेट में उसको खूबसूरती तरीके से देख पा रहे हैं। और यही हमारी जो फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन का एक बहुत बड़ा मकसद है, और कि हम ऐसी फिल्म मेकर्स को लाएं, ऐसे फिल्मों को लाएं और लोगों के बीच में दिखाएं, ताकि लोगों को ये फिल्म जो होता है, जो 1988 की फिल्म है, जैसे ये फिल्म है, वो इटली का एक तरह से ऐतिहासिक रूप को प्रदर्शन करता है। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी फिल्मों को दिखाएं। सर अगर हम रेस्टोरेशन की बात करते हैं तो कितना मुश्किल होता है, कितना चुनौती भरा होता है उस संग्रह को यथास्वरूप प्रस्तुत कर पाना? देखिए, आपने ताजमहल को देखा है ना? ताजमहल की खूबसूरती को देखा है। जब उसका एक मार्बल गिर जाता है तो वो मार्बल ढूंढना पड़ता है, वही मार्बल ढूंढना पड़ता है जो शाहजहां ने जिस खजाने से वो मार्बल लाए थे। तो वही मार्बल जाके ढूंढना पड़ता है, फिर उसको बैठाना पड़ता है। लगना चाहिए कि वो मार्बल और उस मार्बल में फ़र्क नहीं है। वो लगना चाहिए कि वो मार्बल भी शाहजहां ने 16वीं सदी में ढूंढ के निकाला था। लेकिन जो भी इंसान जाता है वो ताज को देखने, वो पहचान नहीं पाता है कि मॉडर्न क्या है और पुराना क्या है। हमारा भी कुछ ऐसा ही काम है। एक ICU का काम होता है कि एक जो फिल्म होती है वो बहुत ही परेशानियों की, सेलुलॉइड में शूट हुआ था, वो कई फिल्में ख़राब हो चुकी हैं, उसको कैसे जीवित करना है। एक तरह से मैं फिल्म को जान की तरफ होता हूँ। और फिल्म में तो कितने लोगों का किरदार होता है ना? उसमें लोगों के सपने होती हैं, लोगों की एक ख्वाब होती है, इतने सारे चीज़ों का समर्पण होता है एक फिल्म। तो उस फिल्म को जागृत करना एक तरह से एक कह सकते हैं उसको एक वापस लाइफ देना। तो आज ये फिल्म वापस हमारे बीच में है क्योंकि उसको एक नई लाइफ दी गई है। तो यही फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन का एक पूरा मकसद है कि हम कैसे पुरानी फिल्में, और सिर्फ फिल्में नहीं, देखिए जब सबसे पहली बार मैंने काम शुरू किया था, आज भट्ट साहब भी मेरे साथ हैं, तो मुझे श्याम बेनेगल साहब ने कहा था कि गांधी जी की डांडी मार्च है, वो बहुत ख़राब तरीके में पड़ी हुई है, कुछ कर सकते हैं आप उसमें। तो लोगों ने उनको कहा चाहते देखिए आप वो भूल जाइए जो असली डांडी मार्च है, रिचर्ड एंटीब्रो का गांधी है, वो ले लीजिए, बेन किंग्सले है उसमें, आपको असली गांधी क्यों चाहिए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो उस वक्त मैंने काम करना शुरू किया जब मैं अपने करियर में बहुत ही बिजी था। और उसके बाद डॉक्टर सलीम अली जो इतने बड़े ऑर्निथोलॉजिस्ट थे बर्ड्स के ऊपर, उनकी सारी फिल्में थीं, तो वो BNHS के पास थी। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए आप कुछ कर सकते हैं। तो मेरे शुरुआत ऐतिहासिक हुआ क्योंकि मैं एक ऐसे ख़ानदान से पैदा हुआ हूँ, डूंगरपुर जो राजस्थान में है, और जहाँ हमें शिक्षा दी गई थी कि हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, ये सब मेरे माँ बाप का और मेरे परदादाओं का और सबका शिक्षा कि जो ऑडियो विजुअल होता है, जैसे आज आप मेरे इंटरव्यू कर रहे हैं डिजिटल में, 1950-60 में ये सेलुलॉइड था, तो वो भी फिल्म था। तो उसका बचाना उतना ही, जैसे आज आप कोई भी इंटरव्यू लेते हैं, कितना इम्पोर्टेंट होता है कि उसको प्रिजर्व किया जाए ताकि अगली पीढ़ी देख पाए कि आपने किन किन लोगों का इंटरव्यू किया है। तो वही लोगों को समझाने में कि हम जो कर रहे हैं फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन में, वो सारा ऑडियो विजुअल हेरिटेज को प्रिजर्व कर रहे हैं। तो ये फिल्म सिनेमा पैरादीसो एक प्रदर्शन है उस फिल्म का।
सर, अगर हम बात करें तो कौन-कौन से दौर की फ़िल्में अभी आपके पास मौजूद हैं? जैसे कि लोग कहते हैं कि 1920 और 1950 की काफ़ी सारी फ़िल्में तो खो गई हैं, तो कितने किस-किस दौर का संग्रह होगा? देखिए, साइलेंट एरा का अगर हम बात करें तो हमारे 99% फिल्म्स खो चुकी हैं। 99 साइलेंट का जो एरा था वो 1931-32 के आसपास था। फिर टॉकी आया, टॉकी के एरा में भी। तो जब तक 1960 और 70 के बीच में कम से कम हमने 60 से 70% फिल्में खो चुकी थी। हमारे पास हर किस्म की फिल्में हमने रिस्टोर किया। आज हम रिस्टोर कर रहे हैं एक पुरानी फिल्म अंदाज़, जिसमें दिलीप कुमार और राज कपूर थे। शोले कर रहे हैं, पाकीज़ा कर रहे हैं। हर किस्म की हर दौर की और हर रीजनल फिल्म की मेरा ये मानना है कि अगर भारतीय संस्कृति को देखा जाए, भारतीय संस्कृति, तो सबसे अच्छा जो प्रदर्शन होता है वो हमारे रीजनल हेरिटेज में होता है, रीजनल फिल्मों में होता है। अगर मैंने मणिपुरी फिल्म रिस्टोर किया, कन्नड़ा किया, मलयाली फिल्म की, केरला की, तो हमारा यही एक प्रयास है कि हम हर स्टेट का, जो भी इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं, जो भी फिल्म मेकिंग स्टेट्स हैं, क्योंकि भारत कम से कम 2000 से ज़्यादा फिल्में बनाता है और कम से कम 9 बड़े फिल्म इंडस्ट्री हैं। ऐसा कभी कहीं आपको देखने को मिलेगा कि हमने फिल्में 50 से ऊपर लैंग्वेजेस में बनाई है? कहीं ऐसा हो सकता है? तो कितना मुश्किल है प्रिजर्व करना, कितना मुश्किल है रिस्टोर करना। बिल्कुल, चैलेंजेस सर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सबसे बड़ी चैलेंज है वो मूल्य की, जो पैसों। देखिए, हेरिटेज को बचाना, क्योंकि जो आर्ट है उसको आप उसको कैसे उस पर एक दाम लगा सकते हो? नहीं लगा सकते हो। वो ज़रूरत है, वो ही इतिहास, जो आर्ट और कल्चर है, इतिहास, वो ही इंसान को बनाता है। जब तक हम उसको अपने अंदर समर्पित ना कर पाएँ, हम बाहर उभर के एक अच्छे इंसान नहीं हो पाएंगे। हम अलग पीढ़ी को शिक्षा नहीं दे पाएंगे। शिक्षा कहाँ से आती है? शिक्षा आती है जब आप एक बच्चे को लेके जाते हैं ताजमहल में और वो 4 सवाल पूछता है। वो देख के उसको ये पहचान होती है कि हमारे हिंदुस्तान में ये भी एक कल्चर था, किताबों से नहीं होता है। तो ये फिल्में भी हमारी ज़िंदगी में एक बहुत ही मूल्य, हम बच्चों को लेके जाते हैं फिल्मों में, पॉपकॉर्न खाते हैं, ये करते हैं, वो देखते रहते हैं, वहीं से उनका एक लैंग्वेज बनता है। फिल्म आखिर एक लैंग्वेज है। जैसे लिखना पढ़ना एक लैंग्वेज है, फिल्म भी एक लैंग्वेज है। उसमें आपको लैंग्वेज सीखने को मिलता है। डायलॉग से आपको उच्चारण का एक प्रयोग मिलता है कि जो कई लोग हैं जो उच्चारण नहीं कर पाते उससे। तो ये मेरे ख्याल से हमारी सभ्यता का, जब तक हम फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन में 2014 को हमने जब तक स्थापना नहीं की और बच्चन साहब हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने, उसके बाद आई थिंक ये सब मूवमेंट ऑन फिल्म प्रेजर्वेशन चालू हुआ। और आज 10 साल हो चुके हैं फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन को, और देखिए कितना काम हो चुका है। एक सवाल ये भी था कि जब आप संरक्षण का कार्य कर रहे होते हैं, उसमें बहुत सारी बार ऐसा भी होता होगा कि फिल्म का कोई पार्ट मिसिंग है या कोई इक्विपमेंट मिसिंग है, तब ऐसे में आप क्या करते हैं, कैसे उसको रेस्टोर करते हैं? देखिए, ऐसी मुश्किलात तो हमारी रोज़ की ज़िंदगी का है। वो हम एक तो बहुत रिसर्च होता है और ढूंढना पड़ता है, और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में ढूंढते हैं, क्योंकि हमारी फिल्में सब जगह गई हैं। कभी अभी एक कन्नड़ा फिल्म थी गिरीश कसरवली की, घट श्रद्धा करके, जो बहुत ही मशहूर कन्नड़ा फिल्म है। उसका मटेरियल मुझे अमेरिका में मिला, तो वो गई होगी स्क्रीनिंग में और वहाँ रह गई। तो कई अफ्रीकन कंट्रीज़ में हमारी फिल्में हैं। हमारी कई फिल्में मद्रास की श्रीलंका जाती थी, सिंगापुर जाती थी। तो एक तो रिसर्च और ढूंढना, और अगर नहीं मिलता है तो जो बेस्ट अवेलेबल मटेरियल है उसके साथ काम करना। वो जो ऐसा ही हुआ जैसे इमारत होती है, जब उसका आपका मिनरल गिर जाता है, जब आपको उसका कुछ मिलता नहीं है, तो आप कुछ अलग बदल के नहीं डाल सकते। तो क्या आप फिल्मों के संरक्षण के साथ साथ जो तमाम इक्विपमेंट्स होते हैं, कैमराज, इन चीज़ों का भी संरक्षण करते हैं? बिल्कुल, कॉस्ट्यूम से लेकर हमारे पास स्क्रिप्टें हैं, पोस्टर्स हैं, लॉबी कार्ड्स हैं, शूटिंग के स्क्रिप्ट्स हैं, कॉस्ट्यूम्स हैं, कैमराज हैं, क्लैपबोर्ड्स हैं। जो भी फिल्म से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो सब का संरक्षण हम कर रहे हैं।
उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, उसको रिस्टोर कर रहे हैं। उसको यही उम्मीद है कि जब हमारा सेंटर खुल रहा है बॉम्बे में, फरवरी मार्च में हमारा सेंटर खुलेगा और एक पब्लिक लाइब्रेरी रहेगी जहाँ लोग जाके फिल्मों के बारे में किताब में पढ़ सकते हैं। तो जब ये खुल जाएगा तो हमारी यही उम्मीद है कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपने लिए कुछ नहीं चाहते। और कहीं ना कहीं फिल्में भी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, उसे लोगों के सामने प्रदर्शित करने में। ऐसे भी फिल्मों का संरक्षण करना कहीं ना कहीं विरासत का संरक्षण करना है। वो तो मैं हमेशा कहता हूँ, विरासत या आप फिल्मों का संरक्षण की बात करें, मेरे ख्याल से मेरे लिए तो एक जुड़ा हुआ संबंध है। एक तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ कि मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी अभी 10 साल इसको बचाने के लिए मैंने पूरा सौंप दिया है और वही कर रहा हूँ। तो सिनेमा की दुनिया के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे सिनेमा जगत की कुछ और अपडेट्स लेकर। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार। वेट इंस्टेंट, एक ऐसी तकनीक जिससे घर बैठे जान सकेंगे जानवरों का हाल। मिलवाएंगे आपको उत्तराखंड के कुछ युवाओं से जो धार्मिक स्थलों की मिट्टी और पानी से तैयार कर रहे हैं अपनी खास पेंटिंग। तो दिखाएंगे आपको पीक पॉड्स की दुनिया भी। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का।